जिस डील ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उसमें पाकिस्तान का हाथ था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक किसी ने भी ये बात खुलकर नहीं कही। अमेरिका और ईरान, दो मुल्क जो लगभग 45 साल से एक दूसरे के मुकाबले खड़े थे। सैंक्शंस, धमकियां, प्रॉक्सी वॉर्स और लगातार टेंशंस। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दोनों तरफ बातचीत शुरू हुई, फिर मुलाकातें हुई और आखिरकार एक डील तय हो गई। लेकिन सवाल यह है कि यह सब मुमकिन कैसे हुआ, और अगर पाकिस्तान ने इस प्रोसेस में कोई रोल अदा किया तो उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, इस कहानी का ये एंगल शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से निकलने का फैसला किया। यह वो डील थी जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना और बदले में उस पर लगाए कई इकोनॉमिक सैंक्शंस को कम करना था। लेकिन जब अमेरिका डील से निकल गया तो ईरान पर सैंक्शंस का नया सिलसिला शुरू हो गया। ईरान की इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रेशर आया, करेंसी गिर गई, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ी और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। कुछ अंदाजों के मुताबिक ईरानियन रियाल ने अपनी कीमत का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया और महंगाई कई सालों तक कंट्रोल से बाहर रही। लेकिन मसला सिर्फ ईरान का नहीं था। अमेरिका भी एक मुश्किल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में फंस चुका था। मिडिल ईस्ट पहले ही कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। इराक, सीरिया, यमन और फिर इजराइल ईरान टेंशन किसी भी वक्त एक नई जंग पूरे रीजन को हिला सकती थी। और अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फूट पड़ता तो उसका सीधा असर ऑयल मार्केट पर पड़ता। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ती और दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान होता। इसलिए हकीकत यह थी कि दोनों तरफ को किसी न किसी लेवल पर बात करने की जरूरत थी। लेकिन जब दो दुश्मन पब्लिक में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हो तो बातचीत का रास्ता कौन बनाता है? यहाँ डिप्लोमेसी का वो हिस्सा शुरू होता है जो आमतौर पर कैमरा से दूर होता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी, यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो पब्लिक स्टेटमेंट से अलग चलती है। हिस्ट्री में ऐसा कई मर्तबा हो चुका है। अमेरिका और चाइना के दरमियान भी हुआ, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान भी हुआ और मिडिल ईस्ट के कई कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हुआ। जब ऑफिशियली कोई बात नहीं कर रहा होता तब भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चल रही होती है और इसी जगह पाकिस्तान का नाम सामने आता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ही क्यों? सबसे पहली वजह जियोग्राफी है। पाकिस्तान और ईरान सिर्फ दोस्त या पार्टनर नहीं हैं, बल्कि हमसाया मुल्क हैं। दोनों 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार कांटेक्ट रहता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट चाहे मुकम्मल ना हो सका हो, लेकिन उसने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को कभी खत्म नहीं होने दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी पुराने हैं, कभी बहुत मजबूत, कभी बहुत तनाज़ात का शिकार। लेकिन एक चीज हमेशा मौजूद रही है, कम्युनिकेशन, मिलिट्री कॉन्टेक्ट्स, इंटेलिजेंस कॉन्टेक्ट्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स। ये तमाम रास्ते मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। इसीलिए पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है जो तेहरान और वाशिंगटन दोनों से बात कर सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब भी रीजन में कोई बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज पैदा होता है, कुछ मुल्क नेचुरली मीडिएटर के तौर पर सामने आते हैं। ओमान ने पहले भी ईरान और वेस्ट के दरमियान मीडिएशन में रोल अदा किया। कतर ने अफगानिस्तान टॉक्स में अहम किरदार निभाया। लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इस दफा पाकिस्तान के पास एक खास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। जियोग्राफी भी उसके हक में थी और टाइमिंग भी। लेकिन मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई कोई रोल अदा किया, तो फिर उसके बदले में मिला क्या? ऑफिशियल तौर पर जवाब बहुत सीधा है, कुछ भी नहीं। ना कोई अवार्ड मिला, ना कोई पब्लिक एक्नॉलेजमेंट और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर रिवॉर्ड पब्लिक नहीं होता। कई दफा असल फायदा इन्फ्लुएंस की शक्ल में मिलता है, कई दफा गुडविल की शक्ल में और कई दफा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की शक्ल में। कुछ एनालिस्ट का ख्याल है कि पाकिस्तान को इस प्रोसेस से सबसे बड़ा फायदा डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग्स की सूरत में मिल सकता है। जब कोई मुल्क टेंशन्स कम करने में मदद करता है तो इंटरनेशनल कैपिटल्स उसे मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू कर देते हैं और जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन भी एक एसेट होता है। कई मरतबा मुल्क अपनी मिलिट्री या इकोनॉमी से कम और अपनी डिप्लोमेटिक यूजफुलनेस की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मेरे नजदीक इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू रिकॉग्निशन है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान को अक्सर इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से डिस्कस किया जाता रहा है। लेकिन मीडिएटर का रोल एक मुख्तलिफ इमेज क्रिएट करता है।
एक ऐसी इमेज जहां पाकिस्तान मसले का हिस्सा नहीं बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा नजर आता है। और अगर हम पीछे चंद सालों को देखें तो एक पैटर्न भी नजर आता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान टेंशन कम करने की कोशिश की। अफगानिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल डिस्कशंस में भी पाकिस्तान का रोल रहा और अब ईरान अमेरिका एंगेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। यानी जब रीजन में कोई बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज आता है तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी देखना जरूरी है। डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स एक ही चीज नहीं होती। पाकिस्तान की इकोनॉमी आज भी प्रेशर में है, डेट का बोझ मौजूद है, महंगाई का मसला मौजूद है, एनर्जी क्राइसिस भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। और यह भी सच है कि कोई भी डिप्लोमेटिक कामयाबी फौरन आवाम की जिंदगी नहीं बदलती। प्रेस्टीज मिल सकती है लेकिन प्रेस्टीज से रोटी नहीं आती। इस तरह पाकिस्तान का एक और चैलेंज कंटिन्यूटी है। एक हुकूमत कोई स्ट्रेटेजी बनाती है, दूसरी उसका रुख बदल देती है। इसी वजह से कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने मुकम्मल नताइज तक नहीं पहुंच पाती। अगर पाकिस्तान वाकई मीडिएटर की पोजीशन हासिल करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ जियोग्राफी काफी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी। अब सवाल यह है कि ईरान अमेरिका डील के बाद दुनिया में क्या बदल सकता है। सबसे पहला असर एनर्जी मार्केट्स पर नजर आ सकता है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में शामिल है। अगर रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो ऑयल सप्लाई में इजाफा हो सकता है, और अगर ऑयल सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस पर भी प्रेशर आ सकता है। पाकिस्तान जैसी एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमी के लिए एक अहम डेवलपमेंट होगी। इसी तरह ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जैसा प्रोजेक्ट भी दोबारा डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कई सालों से सियासी और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से रुका हुआ है। अगर रीजनल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मुमकिन है कि इस पर भी नई बातचीत शुरू हो, लेकिन फिलहाल ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, गारंटीज नहीं। तो आज की कहानी का नतीजा क्या है? ईरान और अमेरिका के दरमियान जो भी हुआ उसके पीछे डिप्लोमेसी का एक बड़ा रोल था। कुछ ऑब्जर्वर्स समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस प्रोसेस में अहम किरदार अदा किया है। ऑफिशियल डिटेल्स बहुत कम हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसे ऐसे मोमेंट में रिलेटिव बना देती है, और जियोपॉलिटिक्स में रेलेवेंसी अक्सर सबसे कीमती करेंसी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया का एक इंपॉर्टेंट मीडिएटर बन सकता है, या फिर यह सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का एक और चैप्टर है जिसका आम लोगों की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप दुनिया के बड़े वाकयात के पीछे छुपी स्ट्रेटेजी को सिंपल जुबान में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।